तो चलिए जश्न की ये तस्वीरें जो न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न में डूबे हैं, क्योंकि वो मेहनत रंग लाई जो बीजेपी ने किया धरातल पर उतर के। चाहे हम बात करें यूपी किया, उत्तराखंड किया, गोवा किया, मणिपुर की, बीजेपी ने जिस तरह से अभी तक रुझानों में परचम लहराया है और जश्न ये दर्शाता है कि हाँ यही अब परिणाम है। लेकिन न्यूज इंडिया जो सुबह से आपको अपडेट दे रहा है कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त हाई है, ये इसीलिए क्योंकि ये जानते हैं कि ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर सिरादू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को बढ़त मिल गई है। काफी जद्दोजहद के बाद ये बढ़त मिली, क्योंकि सुबह से ही लगातार पीछे चल रहे थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी और ऐसे में इनका बढ़त बनाना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि अगर बढ़त बना रहे हैं तो डिप्टी सीएम है और इनका जीतना जरूरी भी है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार सुबह से ही अपनी बढ़त बरकरार रखे और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का भी बढ़त बनाना, कई ऐसी हॉट सीटें जहां पर दिग्गज अभी पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है और ये नतीजे जो सामने आए हैं, 5 राज्य में विधानसभा चुनाव थे जिनमें 4 में जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, जिसमें अगर पंजाब की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद मिला है। लेकिन उसके अलावा देखिए 4 राज्य में ये आशीर्वाद, ये जश्न की तस्वीरें लगातार आनी शुरू हो चुकी हैं और अब ये तस्वीरें देखिए इसी तरह से आएंगी, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि कहीं ना कहीं वो लोग जो ये कहते थे कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक धीरे धीरे कम हुआ, ये उनके लिए जवाब है कि मोदी और योगी का मैजिक अभी तक बरकरार है। और इसीलिए आप देखिए कि 5 में से 4 राज्य में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। तो 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने लगभग परचम पूरी तरह से लहरा दिया। जश्न की ये तस्वीरें, हर एक गलियां इस वक्त भगवा में हो चुकी हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता दर्शा रहे हैं कि एक बार फिर वापसी हो चुकी है। और ऐसे में जो पार्टियां मैदान में थी, चाहे हम कांग्रेस, बहुत बड़ी बात है सिंगल मेजॉरिटी। नहीं, हम लोग बहुमत मिल जाएगा सरकार फैलेगी। सर ये शानदार मैच की कैप्टन आप ही बने रहेंगे ना मणिपुर सरकार के? ये अपने नेशनल लीडर निर्णय ले लेंगे जी। मेरा काम है काम करना। इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं? इस बार बीजेपी के सरकार क्या करने वाले हैं मणिपुर में? सेक्रेट जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जी सबसे वही सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास एंड सबके प्रयास, उसी से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भी जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया, क्या कहेंगे इसमें? यही है बस प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो उसका मंत्र है, सबको मिलके जाओ, सबको डेवलप करो, सबको देखो और विश्वास रखो और प्रयास करो, यही से अच्छा कुछ नहीं है। प्रचार में जैसे आपका रिपीलिंग द आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट, ये दैट वाज प्रिवेलिंग मच इन मणिपुर, क्या बीजेपी सरकार गठन करने के बाद इसकी मांग आप करेंगे? जरूर मांग करेंगे। अभी हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बोलेंगे कि एक्सेप्ट सम फ्यू बॉर्डर एरिया सबको हटाइए बोल के हम बोलने वाला है। ओके, थैंक यू। सरकार में वापसी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी नेता यासिर जिलानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर जी, सबसे पहले तो आपको होली मुबारक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा था कि इस बार देश होली 10 मार्च को मनाएगा और उनकी बात आप देखिए कि किस तरह सच साबित हुई है। और आज होली और जश्न दोनों ही तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही हैं। देखिए, आपको भी बहुत बहुत होली मुबारक। और जो जीत है वो उत्तर प्रदेश और तमाम 4 राज्यों के जनमानस की जीत है और इस जीत को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए हम उत्साह पूरे पांचों राज्यों में, इनफैक्ट पंजाब में भी हमें वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। और आप देखें कि जो वायदा किया था सरकार ने, वो वायदा जमीन पे उतारा, उसी को लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसे वोट में तब्दील करके आज प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। एक नया अध्याय, राजनीति की एक नए अध्याय की शुरुआत
अब भारत में दिखने लगी है, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। आपको जब मैंने पहले फेज से तमाम चैनलों पे जब मैं डिबेट कर रहा था और मैं लोगों से कह रहा था कि 2-3 फैक्टर इतने मजबूत हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि वो प्रचंड बहुमत से आएगी। एक तो लाभार्थी योजना, जो नीचे के लोग थे जमीन पे जिन्हें मदद कभी नहीं मिली, उन महिलाओं को, उन समाज के उन वर्गों तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महामारी के वक्त भी और उसके बाद भी उनको मदद करी। राशन के नाम पे जो मदद हुई, आज वो सारी योजनाओं का नतीजा आपके सामने दिख रहा है। होली दिवाली इकट्ठे मन रही है और ये भारत के अध्याय में, राजनीति के अध्याय में एक नई शुरुआत है और एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां पे लोग तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किया करते थे, जहां पे लोग एक वर्ग को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को मानते हुए उन पे पूरा का पूरा दारोमदार लगाते थे। आज वो ध्वस्त हो गया है। तमाम वर्गों में भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो आंकड़े दिख रहे हैं वो प्रचंड बहुमत की ओर हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, ये सारे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अब तक जो जमीन पे उतारने का काम किया है वो दिख रहा है। और यकीन माने कि इस राजनीति अध्याय को आप भी, यासिर जी, जो बातें कही गई थी वो बातें सटीक भी साबित हुई। मैं आना चाहूंगी राजीव जी के पास। राजीव जी, 4 राज्य में देखिए बीजेपी ने जिस तरह जीत हासिल की है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे आई है, क्या लगता है इसकी क्या वजह रही होगी? कांग्रेस क्योंकि लगातार वहां पर अपने आप को मजबूत बता रही थी, लेकिन जब हम सिद्धू के बयान सुनते हैं वो कहते मुख्यमंत्री झूठा है। यहाँ पर देखिए चन्नी साहब कहते थे कि मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन यहाँ पर सिद्धू जी कह देते थे जी वो तो करोड़पति हैं। यानी जिसके ऊपर ये दारोमदार था कि आपको पार्टी की बातें बतानी है, सरकार की तारीफ करनी है, सरकार की उपलब्धियां गिनानी है, उसी ने सरकार की जो लाइन थी उसे मिटाने का काम किया और ये नतीजे हम देख रहे हैं। ये कहना क्या गलत होगा कि अब जनता ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुन लिया है? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा, एक छोटा सा एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जो कोई और पार्टी नहीं ले सकती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ना सिर्फ कुर्सी से हटाना बल्कि पार्टी से भी हटा देना। चन्नी साहब को लाने का फैसला बहुत सही फैसला था। 111 दिन की उनकी सरकार थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, सब लोगों ने उनकी तारीफ की, चाहे मीडिया हो चाहे जनता हो। मगर एक फैसला कांग्रेस पार्टी ने इतना गलत लिया जो उनको एकदम हाशिए पे लेके आ गया, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रेसिडेंट बनाए रखना पंजाब का। अगर यही फैसला, जितने इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे, वहीं अगर सिद्धू को भी हटा देते, कम से कम उस कुर्सी से हटा देते, तो शायद इतना बुरे दिन ना देखने पड़ते। चन्नी साहब की मेहनत कुछ रंग लाती, शायद फेस सेविंग पोजीशन में तो आ जाते। अच्छा, वहीं बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। ये जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि मोदी जी की जीत है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी के मॉडल को ही कॉपी किया है। जैसे मोदी जी पूरे देश में छा गए गुजरात मॉडल लेकर, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे देश में ये अपने गुजरात मॉडल का लोहा मनवाया, ठीक उसी तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल का लोहा पंजाब में मनवाया। उन्होंने यूपी में इसकी कोशिश ही नहीं की, उन्होंने उत्तराखंड में इसकी कोशिश ही नहीं की। ठीक है राजीव जी, देखिए और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। विश्वेंद्र जी, देखिए हारने वालों का भी एक अपना अलग रुतबा होता है। मलाल तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं था। तो आप समझ गए किसके लिए ये कांग्रेस और बसपा, ये 2 पार्टियां जो सुबह से कहीं रेस में दिखाई नहीं दी, मलाल तो इनको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखो प्रियंका गांधी की एक बात कहेंगे जरूर कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में उन्होंने मेहनत की है 5 साल लगातार। वो उन क्षेत्रों में वहाँ जाती रही, जो घटनाएं हुई हैं गरीब जनता के बीच में या कहीं भी किसी परिवार में कोई बड़ी घटना हुई तो प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची है, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जनता के विश्वास को नहीं जीत पाए, जनता के दिलों में नहीं पहुँच पाए, जिसका और लगभग ये आज की घटना नहीं है। दिल तो उन्होंने सबका जीता है। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको इस रूप में कहेंगे। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने प्रयास तो अच्छा किया है, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। और दूसरी बात मैं कहूँगा बसपा के लिए, बसपा के जो ट्विटर की लड़ाई थी, जो बसपा का कैडर वोट था, ट्विटर की लड़ाई अच्छी चली, कैडर वोट पता नहीं कहाँ गायब था। और वो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से 30-35 साल पहले, 33 साल पहले कांग्रेस का दलित और कांग्रेस से मुसलमान छीना था,
बसपा ने दलित और मुसलमान छीना था, सपा ने। ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी ने पंजाब में की है, जो आगे बहुत भारी नुकसान पंजाब में कांग्रेस को होगा, दोबारा वापसी आना बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली की भी यही स्थिति रहेगी। दिल्ली में मुसलमान जो वोट था या दलित वोट था, उस पर कब्जा कर लिया उसने। चलिए यासिर जी, 50 से 60 सीटों का सर नुकसान हो रहा है। देखिए, टॉप करने वाला बच्चा अगर थोड़ा बहुत कम नंबर पाता है तो उसको दिक्कत होती है, परेशान में होता है। तो सन 2017 के नतीजों में जहां पाए थे अकेले दम पर 312 सीटें, इस बार वो सीटें कम हो गई। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते, फिर लौट कर आऊंगा। बड़ी खबर, यूपी में 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बड़ी खबर, 403 सीटों के रुझान, बीजेपी 266 सीटों पर आगे। बिल्कुल बड़ी खबर। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को 132 सीटों की बढ़त, और यहाँ सपा, मतलब सपा के साथ जो गठबंधन में पार्टियां थी, ये सब आप देखिए, इस गठबंधन के बाद ये नतीजे हैं। 403 सीटों के रुझान जो है वो आ गए हैं, और उसमें देखिए बीजेपी को 266 सीटों पर बढ़त जो है। और यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर सरकार बना रही है। 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें 4 में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। एक के बाद में आपको बता दिया है पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो जीत चुकी है। यहां पर देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा, क्योंकि 403 सीटों पर जो रुझान आए, उसमें बीजेपी को 267 लेकिन चारुल, जो छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर चले अखिलेश यादव, वही उनको फायदा पहुंचाया। और देखिए किस तरह से बढ़त वो बनाए पिछली बार की अपेक्षा। यासिर जी, सवाल आपने सुना होगा मेरा कि अगर कोई टॉप करने वाला बच्चा अगर कम नंबर थोड़ा पा जाए तो उसे अफसोस होता है। तो 50 से 60 सीटों का नुकसान सन 2024 में लोकसभा चुनाव, ये दर्शाता है कि आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी यूपी में। नहीं, देखिए क्या होता है कि आप अभी कह रहे हैं कि जो बच्चा टॉप करता है उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रुझान जो है वो घट और बढ़ रहा है। हम थोड़ी देर पहले तक 270 और 80 के आसपास थे, तो मुझे लगता है कि जब फाइनल टैली आएगी उस वक्त 300 के आसपास का आंकड़ा आएगा। ये आप भी इत्मीनान रखिए। और हम लोग तो ये बात पहले फिर से कह रहे हैं कि हमारी प्रचंड जीत होगी, हम बहुमत में आ रहे हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि अभी 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500 वोटों से कम का अंतर है। बैलेट बॉक्स, बैलेट की गिनती शुरू हुई थी, तब भी वो कह रहे थे कि हम 200 क्रॉस करेंगे। वो कल भी कह रहे थे, जब वो अपने लोगों को कहा था कि ईवीएम के पास खड़े होके झाल मंजीरा बजाएं, तब भी कह रहे थे। तो उनको तसल्ली है नहीं, उनको सेटिस्फैक्शन है नहीं, उनको जनता ने नकार दिया है। उनको जनता ने जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें 3-4 दिनों में हो गया था कि वो बिल्कुल सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो हकीकत से दूर थे। उन्हें हकीकत को समझना चाहिए था कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो अपने जनमानस के साथ जो वायदा किया था, उस वायदे को जमीन पे उतारा है। जितनी योजनाएं दी हैं उसमें किसी को उन्होंने अलग से नहीं देखा है, सबको एक तराजू पे रख के तौला है। उसका फायदा आपको दिख रहा है कि चारों राज्य में जहां पे बहुत सारे लोग ये आंकड़े लगा रहे थे पिछले 1 हफ्ते से कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उसको इस तरह के आंकड़े नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का मामला सामने आएगा। लेकिन अब इन सब चीजों पे चर्चा करना मुझे लगता है बेईमानी है। अब हम जीत की ओर अग्रसर हैं, सरकार बन चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमें इसमें बिल्कुल देखिए, इसीलिए मैं आपके लिए शायरी भी एक बोल दे रहा हूँ कि राजीव जी, जीत के लिए बस जुनून चाहिए और जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। ये योगी जी के लिए जो कह रहे थे कि गर्मी में ठंडक हम ला देंगे। और राजीव जी, एक चीज और देखिए, हमें इस समय देखना होगा कि 40 घंटे पहले चुनाव के केवल सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। महज केवल 18 घंटे पहले कांग्रेस से अपना घोषणा पत्र जारी किया था यूपी चुनाव से पहले। और बीजेपी वो पार्टी रही जो प्रत्येक रैलियों में जा जाकर ये बताती रही कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं और आगे हम क्या काम करने वाले हैं। लग रहा है यहाँ पर मात खा गई ये पार्टियां। राजीव जी, देखिए, बीजेपी पहले दिन से विकास के मुद्दे को लेके चल रही थी, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे सुरक्षा हो। उन्होंने जाति धर्म को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ब्राह्मण वोट के नाराजगी का उनके ऊपर आरोप लगा, मगर नेता उस पर जवाब देते ही नहीं थे। उन्होंने अपने को डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं दिया और चुनावी मुद्दे जो उन्होंने आखिरी समय में रखे,
वो लगातार उसको काम करते रहे, उस पर फॉलो अप लेते रहे। उन्होंने अगर घोषणाएं की तो उन्होंने कोशिश की कि वो इस चुनाव के मतलब पोलिंग से पहले वो उसका उद्घाटन भी कर दें। तो देखिए, जनता ने महंगाई पे नाराज़गी तो थी, जिसका हमें रिजल्ट दिखाई भी दे रहा है कि जो आपने जिक्र किया कि सीटें कम हो गई। महंगाई एक मुद्दा है, जनता नाराज़ है, मगर कई विकास के मुद्दे महंगाई पे हावी हो गए। चलिए अनिल जी, नाटो की तरफ भी देखा गया युवाओं का झुकाव काफी ज्यादा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अपना सवाल नाटो की तरफ भी देखा गया, नोटा पर माफ करिएगा, जिस तरह से लोगों ने नाटो जिस तरह से यूक्रेन में चीजें चल रही है, मैंने भी सोचा कि आप यूक्रेन कहां बीच में ले आए। तो चलिए, तो वही नोटा पर जिस तरह से युवाओं ने बटन दबाया काफी ज्यादा संख्या में, ये रिपोर्ट ही बताती है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि हम नाटो की तरफ जाएं, नोटा की तरफ जाएं। वजह क्या है? क्योंकि अगर आपने पास जो विकल्प है उनमें से कोई विकल्प नहीं पसंद आ रहा, तो ये समझा जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल युवाओं का, जिन लोगों ने नोटा पे बटन दबाया, उसकी अपेक्षा के अनुसार उम्मीदवार नहीं दे पा रहा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि नोटा पे कम से कम लोग जा पाएं, ताकि कम से कम कोई भी तो उम्मीदवार किसी की तो पसंद बने। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। मैं यहाँ पर यासिर जिलानी जी के पास आना चाहूंगी। यासिर जी, जीत अपनी जगह है, लेकिन बड़े चेहरों को जिस तरह से देख रहे हैं कि हालांकि अभी आप कहेंगे कि रुझान है, फाइनल नतीजे बाकी हैं, लेकिन रुझान में भी बड़े चेहरे कुछ ऐसे हैं जो पीछे जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य अभी भी लगभग 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नीलकंठ तिवारी कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं। इधर संगीत सोम कभी आगे कभी पीछे। तो जीत तो हो गई है, लेकिन जनता ने, आपको नहीं लगता कि ये भी एक संदेश देने की कोशिश करी है कि सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा, एक बार मोदी और योगी के नाम पर वोट मिल सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से हार चुके हैं और बीजेपी ऐसे में ये जरूर कहेगी कि जो हमसे गए वो सबसे गए। जब पार्टी में थे तो अच्छे खासे मंत्री पद पे थे, लेकिन वहां से आए तो अपनी सीट भी हार गए। लगातार हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो चलिए, लगातार जिस तरह से अपडेट हम आपको दे रहे हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहेंगे अनिल जी? जब तक बीजेपी के अंदर से देखिए उनकी तो बल्ले बल्ले थी, बाहर चले गए तो वहां से देखिए चुनाव भी हार गए, फाजिल नगर से चुनावी मैदान में उतरे, वहां से उम्मीदें थी उनको कुछ उनकी वो जीत जाएंगे, लेकिन कुशवाहा को उतार दिया वहां से बीजेपी ने चुनावी मैदान में। अब तो कहीं के नहीं रहे बेचारे। मौर्य ने एक कथन तो ठीक कहा था, उनका कहना था वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं मान के चलता हूं वो हारे जरूर, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कैसे पहुंचाया ये मैं आपको बताता हूं। जब वो उन्होंने भाजपा छोड़ी और सपा में गए, और उसके साथ ओम प्रकाश राजभर भी गए और कुछ अन्य नेता भी, कुछ विधायक और भी गए, तो भारतीय जनता पार्टी जिन एंटी इनकम्बेंसी के कारण जिन उम्मीदवारों को बदलना चाहती थी, जिन विधायकों को हटा के दूसरे उम्मीदवारों को लगाना चाहती थी, उसमें वो थोड़ी ठिठकी, और करीबन ऐसी 50 सीटें ऐसी थी जिसमें उन्होंने सिटिंग एमएलए को बदलना के चाहने के बाद। बिल्कुल अनिल जी, देखिए न्यूज इंडिया लगातार सुबह से आपको अपडेट दे रहा है कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी आगे, लेकिन 13 ऐसे बाहुबली मैदान में थे जो इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। क्या शाम होते होते उनको जीत दर्ज मिलेगी?